This conference will now be recorded. ओके ओके। नमस्कार, मेरा आवाज सबको आ रहा है? आ रहा है। नमस्कार, मैं वैद्य निषाद फाटक गुरुवचन ग्रुप के इस व्याख्यानमाला के इस पुष्प में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। गुरुवचन इस ग्रुप की शुरुआत वैद्य मल्हार जोशी सर ने पांचभौतिक ज्ञान सभी वैद्यों के तरफ पहुंचे, इस उद्देश्य से इस ग्रुप की रचना की गई थी। पिछले कुछ पुष्पों में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से वो लेक्चर्स नहीं हुए, लेकिन आज फिर से हम इस पुष्प का निर्माण कर रहे हैं। मैं वैद्य मल्हार जोशी सर का थोड़ा सा परिचय करना चाहूंगा। धन्वंतरी स्तवन वैद्य मल्हार जोशी, धन्वंतरी स्तवन। हाँ, हम इस पुष्प की शुरुआत धन्वंतरी स्तवन से करेंगे। शंखं चक्रं जलौकं गदतमृतघटं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसं मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसेष्टारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवरं तो हम वैद्य मल्हार जोशी सर का परिचय देखेंगे। वैद्य मल्हार जोशी सर सांगली में वसंतदादा पाटिल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, इस कॉलेज से उन्होंने आयुर्वेदाचार्य पदवी संपादन की है। वो महाराष्ट्र में माधवनगर और सांगली, इन दो जगहों पर अपनी चिकित्सा करते हैं। गए 32 वर्षों से सर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सांगली में जो पांचभौतिक चिकित्सा के जनक जिनको कहा जाता है, उनके पास सर ने रहकर गुरुकुल पद्धति से शिक्षण प्राप्त किया है। पांचभौतिक चिकित्सा पद्धति से रुग्ण परीक्षा और चिकित्सा, यह सर का वैशिष्ट्य है। सर सर्व प्रकार के भस्म रसकल्प निर्माण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। 2008 साल का वैद्य खड़ीवाले वैद्यक संस्थान पुणे, इनकी ओर से दिया जाने वाला वैद्य द वा शेंडे रसौषधि पुरस्कार सर को प्राप्त है। सर रसौषधि निर्माण की कार्यशाला भी निर्मित करती है। सर के पास अनेक महाविद्यालयों के विद्यार्थी निःशुल्क पद्धति से शिक्षण लेने के लिए जाते हैं, आज भी जाते हैं। सर के चिरंजीव श्री शतानंद मल्हार जोशी, ये जामनगर से आयुर्वेद बी फार्म का शिक्षण पूरा करके यहाँ पे आ चुके हैं और उनके सहकार्य से भेषजम आयुर्वेद इस नाम से औषधि निर्माण कंपनी सर ने स्टार्ट की है और वो हमारे पांचभौतिक पद्धति से आयुर्वेद औषधि निर्माण करते हैं। सर आयुर्वेद व्यासपीठ के
2000 साल से सांगली जिला अध्यक्ष, 2006 से पश्चिम महाराष्ट्र विभाग अध्यक्ष और अभी केंद्रीय कार्यकारिणी सहकार्यवाह है। अभी के गुरु वचन ग्रुप के इस लेक्चर सीरीज में जो कुछ हुआ उसका हम आढ़ावा ले सकते हैं। जो शुरुआत से पिंड, निसर्ग और शरीर एक, इससे शुरू होती इस पुष्पमाला का व्याधि अनुरूप जैसे रक्तपित्त, श्वास हिदमा आदि व्याधि होकर आज हम राजयक्ष्मा इस व्याधि पर पांचभौतिक पद्धति से ग्रंथोक्त भी चिंतन करने का प्रयास करेंगे। मैं सर से अनुरोध करता हूं कि हम सभी को राजयक्ष्मा व्याधि के बारे में पांचभौतिक पद्धति से मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करता हूं। सर। नमस्कार। 2-3 महीने मेरे कुछ वैयक्तिक घरगुती कारणों से हमारी ये चर्चा सत्र की श्रृंखला खंडित हो गई थी। आज एक मैं पहले सूचना दे देता हूं। मेरा अभी ये प्रेजेंटेशन जो चालू है वो शायद बारिश की वजह से यदि बीच में रुक गया तो एक 5 मिनट के अंतराल में हम इन्वर्टर के जरिए फिर से ये शुरू कर सकते हैं। तो किसी ने मीटिंग छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक 5 या 10 मिनट में फिर से हम रिज्वाइन कर सकते हैं। हम 10-12 मिनट पहले से ही आगे चल रहे हैं, तो हम डायरेक्टली सब्जेक्ट को प्रारंभ करते हैं। भगवान धन्वंतरी के चरणों में सादर नमन। मेरे गुरुजी कैलाशवासी बृहत्रयी रत्न वैद्यराज अवादातार शास्त्री जी को नमन। जैसे कि हमने पहले से ही पांचभौतिक चिकित्सा के बारे में विचार करना, ये विषय ध्यान में रखकर ये चर्चा श्रृंखला शुरू की है। वो पांचभौतिक चिकित्सा ये विषय मेरा संपर्क क्रमांक इस पर दिया है। कृण्वन्तो विश्वम स्वस्थम। हम सिर्फ हमारे जिला का, हमारे देश का ऐसा विचार न करते हुए पूरे विश्व को स्वस्थ रखने के विचार करके ये आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हमने अपनाई है। आज का चर्चा सत्र क्रमांक 20 है और तारीख भी आपके सामने मैंने रखी है। विषय है राजयक्ष्मा। जो आज तक हमने जो विचार किए हैं उसमें हम ऐसे कर रहे हैं, अष्टांग हृदय से एक एक व्याधि। सबसे पहले ज्वर था, लेकिन ज्वर का विस्तार देखते हुए हमने ज्वर पर भाषा अभी नहीं की है। तो उसके बाद आने वाले एक एक व्याधि पर हम विचार विनिमय कर रहे हैं और एक व्याधि होने के बाद दूसरे महीने में हम एक पांचभौतिक सिद्धांत के ऊपर विचार करते हैं। ऐसे हमारा चल रहा है। पिछले 2 व्याख्यानों में हमने बुद्धिन्द्रिय चिकित्सा और श्वास कास ऐसे 2 व्याधि इनका विचार किया है और आज हम राजयक्ष्मा के बारे में विचार विनिमय करने वाले हैं। ग्रंथोक्त वर्णन, जो जैसे मेरा परिचय करते वक्त बोला गया, पहले हम ग्रंथोक्त वर्णन का विचार करते हैं, बाद में पांचभौतिक विचार शुरू कर देते हैं। ग्रंथोक्त का वर्णन इस व्याधि के बारे में जो भी आता है
अनेक रोगानुगतो। आज मैं जो केस भी आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, उसमें भी आपको यही दिखाई देगा। 8-10 साल से कोई वैसे तो बहुत बड़ी बीमारी नहीं होगी, लेकिन बीमार ही रहता है, ऐसे पेशेंट में हमें आगे जाकर ये राजयक्ष्मा, क्षय, शोष और रोगराज ऐसे नामाभिधान पाया हुआ ये राजयक्ष्मा व्याधि हो सकता है। इसके जैसे पहले मैंने बताया, बहुत सारे व्याधियों से और राजयक्ष्मा होने से अनेकविध व्याधि हमें हो सकते हैं। हेतुओं के बारे में हम जब सोचते हैं तो सबसे पहले दिया है साहस, वेगरोध, शुक्र, ओज, स्नेह इनका क्षय होना, अन्नपान विधि जो हमें ग्रंथों ने बताया है उसका त्याग करना और हमें जैसा चाहिए वैसा उसका प्रयोग करने से भी, या ये भी एक हेतु राजयक्ष्मा के लिए ग्रंथों ने बताया है। अभी आज तक हमने जो भी व्याधियों के बारे में जैसी चर्चा की है वैसी ही पूर्व रूपादि अन्य निदानादि संप्राप्ति का हम विचार ग्रंथों से कर सकते हैं, वहीं पर यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रंथ में दिया गया एक सिर्फ प्रकारों के बारे में हम यहाँ विचार विनिमय करेंगे। जो व्यक्त लक्षण होते हैं, व्यक्त लक्षण जो हमारे सामने आते हैं, उनके हिसाब से 5 प्रकार ग्रंथों ने हमें दिशा निर्देशित किए हैं। उसमें सबसे पहला है ऊर्ध्वगत। इसमें दिखाई जाने वाले लक्षण है प्रतिशय, श्वास, कास, स्कंदशूल, शिरशूल, अरुचि, स्वरभेद। मैंने ये बहुत बड़े अक्षरों में लिखा है, ये आप सब पढ़ सकते हैं। इसका उल्लेख करते हम आगे चलेंगे। दूसरा प्रकार है अधोगत। इसमें अतिसार या मलावरोध ऐसे दोनों भी दिखाई देते हैं। तीसरा प्रकार बताया गया है कोष्ठगत या आमाशयगत। इसमें ज्यादातर वमन दिखाई देता है। वमन का रुग्णों में वमन होना ये ज्यादा दिखाई देता है। तिर्यकगत एक प्रकार बताया है, उसमें पार्श्वशूल देखा जाता है। और 5वां प्रकार जो संधिगत है उसमें प्रायः ज्वर लक्षण दिखाई देता है। एक चार्ट मैंने बनाया है, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। वैसे ऊर्ध्वगत के जो लक्षण दिए हैं हमने, ये सब मैं अभी जो आगे बोलने जा रहा हूं, इसमें इसके ऊपर बहुत सारा विस्तृत विचार किया है। हम यहाँ से पंचभौतिक निदान, पूर्वरूप, रूप आदि की ओर जाने लगे हैं। पंचभौतिक परीक्षण के हिसाब से हम आगे का विचार करना शुरू कर रहे हैं। प्रतिशय में हम यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड तीनों का विचार कर सकते हैं। उल्टा यकृत विकृति लक्षण, प्लीहा विकृति लक्षण और मूत्रपिंड विकृति लक्षण जो पहले मैंने आपके सामने रखे हैं, ये इन तीनों की विकृति हो सकती है, या इन तीनों के विकृति का एक लक्षण हमें प्रतिशय ऐसा मिल सकता है। श्वास व्याधि के बारे में, श्वास लक्षण के बारे में हमने देखा है, ये ज्यादातर मूत्रपिंड विकृति जन्य लक्षण है। कास में यकृत विकृति ज्यादा दिखाई देती है। स्कंदशूल मूत्रपिंड विकृति जन्य, शिरशूल यकृत मूत्रपिंड, अरुचि यकृत प्लीहा ये ज्वर वाला लक्षण है। इसके कुछ लक्षण प्लीहा विकृति में भी हमें दिखाई देते हैं। ये पिछले 4 या 5 लेक्चर्स छोड़कर हमने यकृत के लक्षण, प्लीहा के लक्षण, ये सब उसके भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर है। आज कोई नए लोग आए होंगे तो उनके लिए
मैं ये बता रहा हूँ। स्वर भेद, इसमें हम मूत्रपिंड का विकृति लक्षण इसको मानते हैं और उसी के हिसाब से हम चिकित्सा करते हैं और उसमें हमें अच्छे लाभ हमें मिल जाते हैं। ये ऊर्ध्वक राजयक्ष्मा में दिखाई जाने वाले लक्षण है, लेकिन हमें उनका निदान यकृत प्लीहा मूत्रपिंड से मिल सकता है। इसका विचार ये कोष्टक के जरिए मैंने आपके सामने रखा है। दूसरा प्रकार है अधोगत। इन दोनों में भी यकृत विकृति और मलावरोध में यकृत के साथ मूत्रपिंड की विकृति भी हमें समझ में आ जाती है। कोष्ठगत में ज्यादातर यकृत विकृति सामने आती है। तिर्यक में यकृत और मूत्रपिंड पार्श्वशूल, ये जो लक्षण दिया है वो मूत्रपिंड विकृति का भी है और यकृत विकृति का भी है। संधिगत में तीनों स्थानों पर हमें पीड़नासत्व या नाद परीक्षा में ये ज्वर का निदान हम कर सकते हैं। वैसे तो स्पर्शन परीक्षा में ज्वर निदान हो सकता है, लेकिन उसके जो कारण है वो कारण हम यकृत प्लीहा मूत्रपिंड की विकृति से जान सकते हैं। उपरोक्त लक्षण बहुत सारे रुग्णों में देखे जा सकते हैं, लेकिन राजयक्ष्मा के बारे में जब हम विचार करेंगे तब ये जो 4 विषय ग्रंथों ने हमें दिए हैं उसके हिसाब से ही उनका विचार हमें करना है। यानी कि अनेक रोगानुगतों, बार बार आज कभी ये हुआ कभी कल वो हुआ, ऐसे जो व्याधि रहते हैं और जो ज्यादातर व्याधिग्रस्त रुग्ण रहते हैं उनके बारे में क्षय होने की या राजयक्ष्मा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अग्निमांद्यजन्य संप्राप्ति में सप्त धातु क्षय, ओजो क्षय भी हो गया तो राजयक्ष्मा का हम निदान, या दिखाई दिया तो राजयक्ष्मा का निदान हम कर सकते हैं। शरीर देह इसका भी क्षय दिखाई जा सकता है। ऐसे एक रुग्ण मैंने अच्छी तरह से देखा है, उसको अच्छी तरह से बाकी सब व्याधियों के चलते उसका ये क्षयजन्य सब विकार है, ऐसा निदान हम आयुर्वेद के हिसाब से तो कर सकते हैं। आगे जाकर एलोपैथी के हिसाब से भी वो क्षयजन्य ये सब लक्षण है, ऐसा उसका निदान हो गया था। औषध क्षय, हम दवा देते हैं लेकिन उसका असर जल्दी से रुग्णों के ऊपर दिखाई नहीं देता है। वो शरीर में गए हुए औषध भी, उसका भी क्षय ऐसे रुग्णों में दिखाई देता है जिनको हम राजयक्ष्मा कहकर आगे जाकर पुकार सकते हैं या उसको नामाभिधान दे सकते हैं। ऐसे सारे व्यक्त लक्षणों के समुच्चय तथा हेतु, इनके अनुसार हम क्षय निदान कर सकते हैं। मैं एक बात यहाँ बोलना चाहता हूँ या आपको बताना चाहता हूँ, टीबी यानी क्षय, ऐसी गलती करने की हमें जरूरत नहीं है। टीबी यानी क्षय, ऐसी यानी क्षय को हम आधुनिक चिकित्सा के अनुसार टीबी बोल सकते हैं, ऐसा विचार करने की हमें जरूरत नहीं है। हम तो ग्रंथों ने दिया हुआ जो भी हमारा निदान अभी जो तक जो मैंने बताया, ये जो विषय है उसी के चलते तो रसक्षय से भी हम प्रारंभ कर सकते हैं या उल्टा ज्यादातर शुक्रक्षय से भी इसका प्रारंभ कर सकते हैं। और ये बाकी सब लक्षण समुच्चय हो गया तो हम उसको राजयक्ष्मा क्षय आदि नामाभिधान देकर उसका निदान हम तय कर सकते हैं। पंचभौतिक चिकित्सा पद्धति में तो सबसे पहले आता है उदर परीक्षण। इसके बारे में भी बहुत सारी हमारी चर्चा हो चुकी है, यूट्यूब चैनल्स पर वो आप सब देख सकते हैं। संप्राप्ति में कहां से विकृति प्रारंभ हो चुकी है, यानी यकृत से, प्लीहा से या मूत्रपिंड से, ये हम पहले तय करेंगे। वहां से हम निदान को प्रारंभ करने वाले हैं। ये इतना
क्षय कैसे हो गया है, इसको इतना राजयक्ष्मा जैसा बहुत बड़ा व्याधि क्यों हो गया है और उसका निदान से संप्राप्ति भेद तक का विचार करके उसे ठीक कैसे करना है, ये विचार हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो निदान परिमार्जन से हम चिकित्सा का प्रारंभ करेंगे। साहस, अति साहस जो विषय हो गया है उसको रोक देंगे। अति साहस करने वाले अभी भी बहुत सारे लोग समाज में है। बहुत बार भ्रमण करना, प्रतारयत नदी, ये जो ग्रंथों ने दिया है वो तो उल्टे नदी में उल्टा तैरना, ये सब जो बातें रहती है ये पहले छोड़ देने को हम बोल सकते हैं और वहां से चिकित्सा का प्रारंभ कर सकते हैं। निदानार्थक हमें जो यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड तथा गर्भाशय का स्त्रियों में जो भी निदानार्थक लक्षण जो मिल जाते हैं वहां से हम प्रारंभ करेंगे। यकृत के लिए बहुत बार बोल चुका हूं मैं, फलत्रिकादि आदि द्रव्य है। प्लीहा के लिए रजनीयोग है, वरांधक है। मूत्रपिंड के लिए हरड़ू, मोक्षुरादि गुगुल आदि। गर्भाशय के लिए भी चंद्रप्रभा जैसी बड़ी दवा है, जिंगी शारदी है। बहुत सारे औषधियों के बारे में हमारी चर्चा हो गई है। आज ज्यादातर हम सिर्फ राजयक्ष्मा के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला, फलत्रिकादि गुगुल, गुक्षुरादि गुगुल, रजनीयोग, वरांधक, अभिपत्तिकर, तालिसादि आदि औषधियों का प्रयोग ये यकृत के लिए, प्लीहा के लिए, मूत्रपिंड के लिए हम करेंगे। और उसके बाद व्याधि प्रत्यनिक औषधियों का वापर करने का प्रयास हम करेंगे। यहाँ से अभी जो हम चर्चा करेंगे वो राजयक्ष्मा के बारे में ज्यादातर होगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने मैंने अभी तक रखा है। औषधियों का क्षय, ये ग्रंथों ने हमें क्यों बोला है, इसके बारे में भी विचार थोड़ा सा करते हैं। ज्यादा इसमें गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है। ये दो प्रकार का क्षय हो सकता है। वैद्य के पास की दवाइयों का क्षय, और जैसे मैंने पहले बोला दवाइयां अच्छी है लेकिन वो शरीर में जाकर कुछ लाभ नहीं दे रही है और उनका ही क्षय हो रहा है। ऐसे दोनों लक्षण दिखाई देने वाले पेशेंट मैंने देखे। बहुत सुवर्ण कल्प दिए, वो ये दिया वो दिया, फिर भी लाभ नहीं होता। वो धीरे धीरे बहिर्मार्ग जो शरीर के बताए गए उन्हीं से बाहर निकल जाते हैं। रुग्णों को कुछ उसका लाभ नहीं होता। ऐसा भी पेशेंट एक मैंने देखा है। यहाँ चिकित्सा प्रारंभ करते हुए सबसे पहले 2-4 विषयों के बारे में हमें रुग्ण के जो अपतेष्ट है उनको थोड़ा सा आश्वासित करना चाहिए, रुग्णों को भी आश्वासित करना चाहिए। और अभी की व्याधि की जो अवस्था है वो रुग्ण को और उनके परिजनों को हमें अच्छी तरह से बतानी चाहिए। 1 महीना औषध दवा लिया, 2 महीने दवा लिया, ऐसी बात नहीं होगी। कुछ प्रॉब्लम है क्या? आवाज सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? आपके यहाँ पे नहीं, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, कोई मैसेज आ रहा है इसलिए मैंने पूछा। ठीक है ना, मेरा आवाज आ रहा है ना? यस सर। ओके। व्याधि अवस्था के बारे में रुग्ण और उनके परिजनों को हमें अच्छी तरह से बताना है। दीर्घकालीन चिकित्सा इस व्याधि में देनी पड़ती है। कम से कम 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल, ऐसा भी दवाइयों का काल रह सकता है। इसके बारे में एक बार हमने रुग्ण और उनके परिजनों को बता दिया तो रुग्ण की भी तैयारी रहती है, परिजनों की भी तैयारी रहती है। ऐसे और व्याधि क्यों आपको हुआ है और कैसे ठीक हो सकता है
इसका समुपदेशन भी हमें रुग्णों को करना चाहिए। कोरोना काल में हमने देखा है आयुर्वेद तज्ञों को रुग्णों को देखने की भी सरकारी या राजाज्ञा नहीं थी। जो भी करना है प्रोटोकॉल के अनुसार हॉस्पिटल में जाकर करो। जैसा ही हमारे ओपीडी में आकर भी गवर्नमेंट सर्वेंट चेक करते थे, आप कोई कोरोना के पेशेंट को दवा तो नहीं दे रहे ना, इसकी जांच भी चल रही थी। वैसे ही ये राजयक्षमा या जो टीबी करके बोला जाता है उसके लिए भी कुछ राजाज्ञा का पालन हमें करना चाहिए, रुग्ण को करना चाहिए। या टीबी डायग्नोसिस न करते हुए, टीबी का डायग्नोसिस न करते हुए हमारे पास जो पेशेंट आए हैं उसी के चलते हमारे परीक्षण के हिसाब से हम उसकी चिकित्सा करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आधुनिक चिकित्सा के हिसाब से उसको टीबी कहा गया है तो कुछ न कुछ उनकी दवाइयाँ, उनका फॉलोअप सरकारी या राजाज्ञा के हिसाब से हमें चालू रखना पड़ता है और वो करना ही चाहिए, वरना हमारे ऊपर कोई आज आ सकती है। आधुनिक टीबी जो है, जो बताया जाता है वो संसर्गजन्य भी उसमें से कोई प्रकार रहते हैं। उस वक्त हमें हमारे स्टाफ की, हमारे साथियों की, हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी, सब लोगों की चिंता करते हुए उस रुग्ण का परीक्षण, समुपदेशन आदि हम जब करते हैं तो पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसको हम सेफ्टी प्रिकॉशन करके बोल सकते हैं और उसका पालन जरूरी करना ही चाहिए। वास येतो ना ग फुलांचा, त्याला फुलच नाही ना। ओम चैतन्य, आपका ऑडियो बंद कर दीजिए। सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए इस तरह के रुग्णों को हम परीक्षण, समुपदेशन आदि प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले चिकित्सा प्रारंभ करते हुए अग्निमांद्य, इसका विचार हमें जरूर करना है। व्याधि कौन सा भी हो लेकिन अग्निमांद्य दिखाई देता है तो हम उसकी परीक्षा करेंगे, चिकित्सा करेंगे, तभी आगे जाकर हम जो दवाइयां देते हैं वो भी रुग्ण को सहज साध्य, सहज पचन होने वाली है या नहीं, इसका भी हमें विचार करना चाहिए। तो अग्निमांद्य जन्य संप्राप्ति से हम प्रारंभ करेंगे। इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। रसायन और वाजीकरण, ये चिकित्सा राजयक्षमा में एक उत्तम और अंतिम चिकित्सा, मैंने पहले सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं तो उस पॉइंट के हिसाब से रसायन और वाजीकरण ऐसी चिकित्सा भी जरूरत पड़ने पर हमें इस रुग्ण में करनी है। प्रयुक्त औषधियां व्याधि प्रकार के अनुसार और लक्षणों के अनुसार हमें उनका प्रयोग करना है। जैसा पंचभौतिक पद्धति में हम यकृत या मूत्रपिंड के से हम आगे चलते हैं, वैसे ही व्याधि प्रतिनिधि चिकित्सा देते हुए किस दवा की किस प्रकार में और किन किन लक्षणों में और कौन सी व्याधि अवस्था में हम प्रयोग कर सकते हैं, इसका विचार हमें करना चाहिए। केस प्रेजेंटेशन करते हुए मैं इसका सब विस्तृत वर्णन करने वाला हूं। अब ऊर्ध्वगत जो प्रकार बताया गया है उसमें मैं जो दवाइयां यूज करता हूं वो आपके सामने रखी है। सीतोपलादी आदि आपको मालूम ही है। यहाँ एक कासहर कल्प मैंने बताया है, उसके बारे में चर्चा हो चुकी है, फिर भी एक बार बता देता हूं। कोई भी व्यसन जनित
अग्निमांद्य या व्याधि हमें मिल जाता है तो अम्लता और क्षारता, ये जो अम्ल क्षार धर्म, ये जो पंचभौतिक चिकित्सा का वैशिष्ट्य है, उसी से ग्रंथों में दिया हुआ ये क्षार धर्मी एक बहुत बड़ा औषध है। उसका प्रयोग मैं ऊर्ध्वगत राजयक्ष्मा में अच्छी तरह से करता हूँ और उसके रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। बाकी अग्निमांद्यजन्य इंगवाष्टक है, प्रवाल पिष्टि, बाकी दौर्बल्य कम करने के लिए प्रवाल पिष्टि, माक्षिक भस्म, मंडूर भस्म, और सबसे ज्यादा ऊर्ध्वगत राजयक्ष्मा में प्रयुक्त होने वाला मेरी तरफ से ये संतर्पण अभ्रक, ये दातार शास्त्री ने बनाया हुआ एक अच्छा और व्याधि के अनुसार काम करने वाला महत्वपूर्ण औषध है। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अधोगत में यदि द्रवमल है तो तालिसादी, पद्मकाष्ठ, बाल बिल्व यानी आम बिल्व का अभ्यंतर जो रहता है उसका चूर्ण है, लघु सूत शेखर है और शंख भस्म। ऐसी दवाइयां अधोगत में द्रवमल में हम यूज करते हैं। अधोगत मलावरोध यदि होता है तो अविपत्तिकर, गंधर्व आरित की, कुमारी आसो, ऐसी दवाइयां हम दे सकते हैं। कोष्ठगत यानी जहां वमन जैसा लक्षण दिखाई देता है तो मयूर पिच्छामशी है, तालिसादी है, लघु सूतशेखर, शंख भस्म आदि दवाइयां हम दे सकते हैं। तिर्यकगत, पार्श्वशूल, तालिसादी, पुष्कर मूल, ये दो दवाइयों से बहुत सारे पार्श्वशूल यानी जिसको हम प्लूरसी के बराबर समझते हैं, वैसे लक्षणों में, वैसे व्याधि में हम ये पुष्कर मूल का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो श्रृंग भस्म है, बहुत सारी दवाइयां भी है, लेकिन अकेला पुष्कर मूल तालिसादी के साथ, सीतोपलादी के साथ, ज्येष्ठमत के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और ये देव दार्व्यादि लेप, मेरे जो गुरु बंधु थे उनमें से एक दो गुरु बंधु और मैं, ऐसे हम तीनों ने विचार करके देव दार्व्यादि लेप करके एक हमने लेप बनाया है। आज औषधि निर्माण में इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये दो लेपों में ये लेप और पुष्कर मूल, ये अभ्यंतर पुष्कर मूल और बाह्यता देव दार्व्यादि लेप 4 या 5 दिन में पार्श्वशूल या प्लूरसी जैसे लक्षण जो होते हैं वो बहुत कम होते दिखाई देते हैं। संधिगत में ज्वर यदि लक्षण ज्यादा है तो तालिसादी, सीतोपलादी, इसके साथ त्रिभुवन कीर्ति है। यदि पंचभौतिक चिकित्सा का विचार करते हो हम, रजनी योग और वरांगक, ये दो भी द्रव्य लिहा के हिसाब से हम यहाँ पर भी रुग्ण को दे सकते हैं। यकृत विकृति ज्यादा हो, ऐसे यदि पेशेंट हमारे सामने आ गए, राजयक्ष्मा है और यकृत विकृति हमें बहुत ज्यादा दिखाई देती है, तो मर्यादित काल के लिए ताम्रभस्म वैसे तो क्षरण करने वाला है, लेकिन रुग्ण अवस्था, व्याधि अवस्था, रुग्ण बल, व्याधि बल आदि का अच्छी तरह से विचार करके मर्यादित काल के लिए ताम्रभस्म दे दिया तो वो बहुत अच्छा रस, रक्तादि धातुओं का भी, उनके जो अग्नि होते हैं उनका भी मांद्य कम करने वाला, रुग्ण को दोषों से मुक्त करके रसायन चिकित्सा हो सके, ऐसा एक बहुत बढ़िया ताम्रभस्म एक दवा है जिसका वापर मैं इन्फेंट से लेकर बूढ़ों 80 साल के वृद्धों तक करता हूं, जिसके चलते बहुत अच्छे गुण सामने आ जाते हैं।
सिर्फ बहुत ज्यादा प्रयोग से क्षरण ज्यादा होता है, तो राजयक्ष्मा ऐसे व्याधि में यदि यकृत की विकृति बहुत ज्यादा हो तो भी मर्यादित काल के लिए ही इसका प्रयोग हमें करना है। ज्यादातर प्रयुक्त होने वाली दो सुवर्ण भस्म और सुवर्ण से बने हुए कल्प, इसमें हम ज्यादातर यूज कर सकते हैं। इसके बारे में ये सुवर्ण कल्प जो है, ये देवदार व्याधि लेप और ये सुवर्ण कल्प, या इसके बारे में ऐसे दो दवाइयों का निर्माण विधि भी आज हम देखने वाले हैं। तो सुवर्ण कल्प में वसंत मिश्रण, ये मैं बहुत अच्छी तरह से ऐसे रुग्णों में देता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी है। वो कैसे बनाता हूँ ये आपके सामने रखा है। वसंत कुसुमाकर एक भाग है, उसमें सुवर्ण सिंदूर घर पे बनाया हुआ सुवर्ण सिंदूर 4 भाग है, और विदारी चूर्ण श्लक्षण यानी वस्त्रकाल विदारी चूर्ण, ऐसा मिश्रण करते हुए उसको एक 8 घंटे तक 10 घंटे तक मर्दन करने के बाद ये सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया जैसी होती है उसी के चलते, लेकिन उसको मैंने नामा विधान दिया है वसंत मिश्रण। ऐसे इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। व्याधि अवस्था, औषधि सेवन, पथ्य सेवन और दीर्घकाल दवाइयों का रुग्णों ने लेना, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा पहले हो चुकी है। लेकिन पथ्य सेवन, पथ्य सती गदार्थस्य किमौषध निषेवणी, ये श्लोक आप सभी लोगों को मालूम है। यदि हमने बहुत सारी अच्छी दवाई दी, बहुत सारा अच्छा निदान किया, बहुत सारे विचार करने के बाद संप्राप्ति भेद करना, ये सब शास्त्र के हिसाब से हमने किया, और रुग्ण यदि पथ्य सेवन में ना करके या पथ्य सेवन संभाल नहीं पाता है तो हमने जो भी चिकित्सा की है वो सब खाली जा सकती है, उसके रिजल्ट रुग्णों को नहीं मिल सकते हैं। यदि व्यसनाधीन रुग्ण है तो व्यसनाधीनता यदि उसने नहीं छोड़ी तो उसमें भी हमारी चिकित्सा फलदायी नहीं दिखाई देती। जैसे कि मैंने बोला औषधि निर्माण, ये 2 औषधियों का निर्माण प्रक्रिया आज हम देखेंगे। देवदार व्याधि लेप, ये लेप बहुआयामी और बहुत व्याधियों में लाभदायक सिद्ध हुआ, और मेरे अनेक रुग्णों को इस लेप से बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। जैसे कि मैंने बोला ये प्लूरसी में भी मैं ये लेप लगाने को देता हूँ। बाकी संधिस्थानी स्रोत हो, संधिशूल हो, कुछ ग्रंथि लाइपोमास यदि 2-4 ही हो शरीर पर तो उनका क्षरण करने के लिए भी ये कल्प अच्छी तरह से प्रयुक्त हो सकता है। ये दवाइयां ये सब जैसे कि मैंने बोला हम 3 वैद्यों ने मिलकर विचार करके इनका मिश्रण किया है। इसमें जो लास्ट को उड़द दाल चूर्ण ये जो लिखा है उसका क्षरण करने के लिए ऐसे कुछ विशेष उपयोग नहीं है, लेकिन ऊपर वाले जो ये पाठ्य द्रव्य है उनका अच्छी तरह से मिलाप करके उनमें चिकनता लाकर वो लेप जैसा बन जाए, इसके लिए ये उड़द दाल का चूर्ण हमने उसमें मिलाया है। वैसे ये ऊपर वाले पाठ्य द्रव्य ही अच्छे असरदार और लाभदायक है, जल का शोषण करने वाले हैं, शोथ कम करने वाले हैं, और इनका प्रयोग आप सभी लोग, इसमें ज्यादातर कुछ नहीं है, सिर्फ ये एकत्रित करना है। और हमने पिछले 1-2 लेक्चर में चक्री का निर्माण का जो विधि देखा है उसी के हिसाब से चक्रिया या ऐसे दूसरा कोई रूप उसको देकर हम रख सकते हैं और रुग्णों को दे सकते हैं। वसंत मिश्रण, ये इसके बारे में थोड़ा सा बता चुका हूँ। 8 घंटे मर्दन करना है। अब इसमें जो सुवर्ण सिंदूर आता है, सुवर्ण सिंदूर निर्माण, इसके बारे में भी शायद हमने रस सिंदूर निर्माण विधि में देखा है। एक 2-4 स्लाइड्स देखते हैं
और हम आगे चलते हैं। ये सुवर्ण सिंदूर बनाते वक्त घटक द्रव्य रहते हैं सुवर्ण चूर्ण 1 भाग। ये जो सराफ लोग होते हैं वो हमें एसिड से बनाया गया सुवर्ण का चूर्ण देते हैं, दे सकते हैं। वो 1 भाग, इसमें 1 नहीं है, गलती से 1 लिखा गया है, वहां 10 ग्राम, तो पारद 80 ग्राम और गंधक 160 ग्राम। ये थोड़े लिखना कम रह गया है। और भावना द्रव्य है रक्त कार्पास पुष्प, बहुत कम मिलते हैं, यदि मिले तो उसकी भावना देना है, वरना कुमारी रस की भावना देकर हम ये सुवर्ण सिंदूर बनाते हैं। कुपी पक्व पद्धति से निर्माण विधि है। समय लगता है 72 घंटों का, 72 घंटे का समय लगता है। उसमें दीपाग्नि सिर्फ 36 घंटे रहता है। सिर्फ बोल रहा हूं, आज सुबह 4 बजे शुरू किया तो कल दोपहर या कल शाम 4 बजे तक, ऐसे 36 घंटे होने तक सिर्फ दीपाग्नि दिया जाता है। उसके बाद मध्यम अग्नि 24 घंटे दिया जाता है और लास्ट में तीव्राग्नि 8 से 12 घंटे, वैसे तो 12 घंटे दे सकते हैं 72 घंटे का हिसाब लगाने के लिए, लेकिन ज्यादातर 8 या 9 घंटे में ही पूरा सिंदूर ऊपर आकर लग जाता है। अब एक रुग्ण परीक्षण। वैसे तो बहुत सारे लोगों को शंका यहाँ पर आ सकती है कि आधुनिक कुछ भी उल्लेख मैंने क्यों नहीं किया। आधुनिक उल्लेख करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके सब ग्रंथों में, एलोपैथी के जो बुक्स है उनमें, नेट पर आप सभी लोग सब कुछ पढ़ सकते हैं। उसमें जो आवश्यक बातें थी, यानी सेफ्टी प्रिकॉशंस, राजाज्ञा आदि मैंने बता दी है। औषधियों के बारे में मैं ज्यादातर उल्लेख नहीं करूंगा, वो हमारा विषय भी नहीं है। लेकिन ऐसा पेशेंट हमारे पास यदि टीबी करके उसका निदान होने के बाद भी आया, या अभी जो मैं रुग्ण परीक्षण बता रहा हूं उसी के चलते आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे व्याधियों कुछ कारणवश उसको होते रहे और आगे जाकर उसका वजन बहुत कम हो गया, अग्निमांद्य बहुत हो गया और शरीर का क्षय सामने दिखाई दे रहा है। ऐसा भी निदान हम करके ये रुग्णों को अच्छी तरह से लाभ हम दे सकते हैं। जैसा कि हमने विचार किया है, रुग्ण नाम हम नहीं बताते। 27/3/2012, यानी अब 10 साल पुराना ये मेरा पेशेंट है। आज तक बीच बीच में आकर बहुत सारे व्याधियों में, बहुत सारे लक्षणों में दवा मुझसे लेता रहता है। 12 साल में जब मेरे पास आया था तो उस वक्त प्रधान लक्षण था मल प्रवृत्ति 5-6 बार और साफ नहीं थी। दिन में 5-6 बार जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी पूरा साफ हो चुका है ऐसा उसको नहीं लगता था। पादशूल और मंद ज्वरवत अवस्था रहती है, ऐसे उसने बोला था। इसके बारे में एक बात ऐसी थी, सुबह 6 बजे उसको ट्रेन से प्रवास करके अपने कार्यस्थल पर जाना पड़ता था और पूरा दिन का काम करने के बाद ठराविक समय पर ट्रेन नहीं रहती थी और ट्रेन से घर वापस आने में 7 बजते थे। यानी सुबह 5 बजे उठना, जितना हो सके जल्दी जल्दी सब प्रातर्विधि आदि काम करने के बाद कुछ भी हो 6 बजे की ट्रेन पकड़नी ही है। तो बहुत बार मल प्रवृत्ति, मूत्र प्रवृत्ति अवरोध है, खाना पीना, चाय पीना, नहीं पीना। बहुत सारे बार तो ट्रेन में जाकर ही लेटरिन को जाते थे, उठने में देर हो गई और घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया। बहुत बार घर का खाना मिलता था, लेकिन जब भी
किसी कारणवश जल्दी जाना पड़ा, घर में कुछ और प्रॉब्लम हो गया, तो मेस का भी खाना उनको खाने को लेना पड़ता था। ये जैसे उनको ये उनका व्यवसाय नौकरी जॉब से शुरू हो गई, तब से यही चल रहा था। निवास सांगली में था और किर्लोस्करवाड़ी करके हमारे पास एक बहुत बड़ा अच्छा सेंटर है, वहां पर उनको जाना पड़ता था। तो जब तक शरीर में ताकत थी तब तक ये खाना पीना प्रवास करना ये सब ठीक लगता था। अभी जैसे ही 45 उन्होंने क्रॉस किया तो धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। उसमें सबसे पहले हो गया तो ये मल प्रवृत्ति का, और हमें उसको अग्निमांद्य जन्य संप्राप्ति हम उसका विचार करते हैं और उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। 2-3 साल के बाद वो बीच बीच में आते रहते थे। ये अग्निमांद्य मल प्रवृत्ति आदि की चिकित्सा चालू थी। 15 साल में उनको किसी कारणवश या कंपनी के कारणवश दिल्ली जाना पड़ा। वहां बहुत जोरों का शीतपूर्वक ज्वर उनको हो गया, लेकिन कंपनी की तरफ से सब उनका इन्वेस्टिगेशन भी किया गया, लेकिन कुछ कारण सामने नहीं आया। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से हमने देखा तो अग्निमांद्य जन्य ज्वर यानी आम ज्वर आदि बहुत सारे इसके निदान हम कर सकते हैं, उसके हिसाब से चिकित्सा भी हम कर सकते हैं। धीरे धीरे उसमें से भी वो बाहर निकल आया। 1 साल मैं बता रहा हूं, बहुत विविध प्रकार के व्याधियों के बाद, अनेक व्याधि होने के बाद क्षय हो सकता है या राजयक्ष्मा हो सकता है, ऐसी एक आदर्श केस ये है। बीच बीच में जो 1 साल 2 साल का विचार मैं आपके सामने रखता हूं, वो कम ज्यादा दवाइयां वहां पर चलती थी। वो आते थे, बीच में सब चलता था, 1 महीना 2 महीने दवाई ली तो सब कुछ ठीक हो जाता था, फिर दवाइयां बंद करते थे। ऐसे 2012 में, 2015 में और 2016 के बारे में अब मैं बता रहा हूं उनके बारे में। तो उनको अर्श, गुदशूल, गुददाह और क्वचित रक्तस्राव जैसे लक्षण निर्माण हो गए थे। उस वक्त 4-5 साल और आगे चले गए थे, 12 साल से देखा जाए तो थोड़ा शारीरिक बल भी उनका कम हो गया था। और ये हेक्टिक शेड्यूल करते करते अब उनको उनकी मन की अवस्था भी थोड़ी सी कमकुवत होने लगती थी। अभी कितने दिन ये ऐसे ही ट्रेवल करना है, कैसे करना, क्या करना। तो वहां से उन्होंने कार हायर की और सांगली से ही 3-4 लोग कार से आना जाना उन्होंने शुरू किया। फिर बीच बीच में कुछ ना कुछ तो होता था। 16 साल में अर्श वाला, उसके साथ मुखभाग, रुद्धशूल, पादशूल आदि लक्षण भी थे। उनकी चिकित्सा भी हो गई, वो भी सब ठीक होता था, क्योंकि दवाइयां उनके लिए बहुत अच्छे असरदार होती थी। शारीरिक बल कम हो गया, लेकिन अग्निमांद्य जन्य संप्राप्ति भेद जैसे जैसे हम करते थे वैसे वैसे उनको रिजल्ट भी अच्छे मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे 2017 में प्रवाहिका हो गई। 18वें साल में शिरशूल होता रहा, उसके लिए 2-4 महीने दवा लेनी पड़ी है। और 14/8/21 को वो बहुत बीमार पड़े। मेरे पास आने से पहले किसी अन्य के सलाह के ऊपर उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट किए, इतने दिन चल रहा है, इतने दिन चल रहा है, पूरा एक तो आधुनिक हिसाब से वो टीबी ऐसा डायग्नोसिस किया गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये सब डायग्नोस वगैरह पूरा होने के बाद पिछले 7-8 साल से या 9 साल से वो हमारे पास आते थे, तो फिर हमारे पास आ गए, सर मुझे ये डायग्नोस होकर मैं अभी आपके पास आया हूँ, लेकिन मुझे आपसे ही
यहाँ से भी ठीक होना है, इस व्याधि से भी आप ही मुझे ठीक करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आयुर्वेदिक चिकित्सा के हिसाब से ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन जैसे कि मैंने राजाज्ञा का उल्लेख किया था, वैसे ही यदि सिविल हॉस्पिटल से उसको ये सब दवाइयां दी जाती थी, एक दिन भी मिस हुआ तो सिविल हॉस्पिटल से डायरेक्ट फोन आता था या कोई घर पर आकर दवाइयां देकर जाता था, पूरा फॉलोअप लेता था। ऐसा बहुत सारा बर्डन सरकारी यंत्रणा से अभी इस टीबी के बारे में किया जाता है, और वो एक तरह से अच्छा भी है। लेकिन अब धीरे धीरे उसी दवाइयों को कुछ पेशेंट रेजिस्ट हो रहा है, उनका रेजिस्टेंस बढ़ने लगा है, और धीरे धीरे वो दवाइयां अच्छी तरह से लाभदायक नहीं हो रही है। ये भी हम समाज में ऐसे कुछ पेशेंट देख रहे हैं। 14/8/21 को मेरे पास जब आया था, उस वक्त भी मंद ज्वर या जीर्ण ज्वर आप बोल सकते हैं, बीच बीच में शीतपूर्वक ज्वर भी आता था, और उस वक्त रुग्ण को तीव्र शुष्क काश था और अनुत्साह था। एक तो टीबी करके डायग्नोस हो चुका था, तो मन से वो उसको बहुत गहरा सदमा भी लगा था, और मन की उभारी सब खत्म हो चुकी थी, और ये शुष्क काश बंद ही नहीं हो रहा था। सब एलोपैथिक दवा चल रही थी, सब चल रहा था, लेकिन शुष्क काश कम नहीं हो रहा था। उसी दिन जो हमने परीक्षण किया तो यकृत पीड़ना सत्व ज्यादा था, यहाँ पर अल्प पीड़ना सत्व था, और वाम मूत्रपिंड पर बहुत ज्यादा पीड़ना सत्व, लेकिन दोनों मूत्रपिंड पर इसका पीड़ना सत्व हमें दिखाई दिया। तो सबसे पहले फलत्रिकादि, गोक्षुरादि आदि जो चिकित्सा है वो सब 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए हमने करवा ली, और व्याधि प्रत्येक या ये शुष्क काश जो था उसके लिए सबसे पहले तो 1 हफ्ता, यहाँ लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है, पहला 1 हफ्ता तो शीतो यष्टि और पद्मकाष्ठ, ये 3 दवाइयां पहले वैसे ही खाने के लिए दे दी। तो ये 3 दवाइयां, उसके ऊपर पानी भी नहीं पीना, शहद भी नहीं लेना। ऐसे करते करते 1-2 हफ्ते में शुष्कता काश की कम होने लगी, काश की शुष्कता कम होती गई, और बाद में थोड़ा सा कफ और गले में गलाशूल, कफ आदि लक्षण उसमें दिखाई दिए, तो उसके साथ कांचनार गुग्गुल और ये सब दवाइयां शहद के साथ खाने को देना शुरू कर दिया। दो 3 हफ्ते चिकित्सा हो गई, लेकिन जो शुष्क काश वो तो कम हो गया था, लेकिन कफ आना, ये जो मैंने बोला था, उसमें कोई कमी नहीं आ रही थी। फिर से उसका खाली पेट एक बार उदर परीक्षण किया, यदि कोई आवश्यक हो तो उसके बारे में भी चिकित्सा की, तब जाकर लाभ नहीं होता ये देखने के बाद हमने वसंत मिश्रण देना प्रारंभ किया। वसंत मिश्रण दिया, फिर भी 2-3 हफ्ते में कुछ भी लाभ नहीं था। वसंत मिश्रण दिया, फिर भी 2-3 हफ्तों में कुछ भी लाभ नहीं था। यहाँ आधुनिक चिकित्सा भी चालू थी। यहाँ थोड़ा सा विचार करना हमने अलग से शुरू किया कि ये दीर्घकालीन व्याधि है, बहुत सारा अग्निमान, जैसा कि मैंने औषधियों का भी क्षय करने वाला ये व्याधि है, ये जो विचार आपके सामने रखा था उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण हमने यहाँ देखा। सुवर्ण कल्प दे दिया, वसंत मिश्रण यानी सुवर्ण सिंदूर वाला कल्प भी दे दिया, फिर भी लाभ नहीं होता था। अग्निमांद्य फिर से कम ज्यादा होता था,
व्याधि जनित और मानसिक ऐसे दोनों दुर्बलता उसमें आ गई थी। वैसी चिकित्सा 2-4 और हफ्ते लेने के बाद और उसी के उस समय ही वो रिटायर हो गए, उनका प्रवास बंद हो गया, समय पर घर का पथ्यकर खाना शुरू हो गया, आवश्यक समय के हिसाब से विश्रांति यानी रेस्ट भी उनको मिलने लगी। स्रोतों के अनुसार आवश्यक रसायन चिकित्सा, आश्वासन चिकित्सा, चिकित्सा में सातत्य, दीर्घकाल चिकित्सा, ऐसे सब करते हुए अभी यानी 2022 साल में वो उस वक्त जो 14/8/21 को जो सब लक्षण उनको शुष्ककाश से हृदशूल तक जो भी लक्षण आ गए थे उसमें से वो पूरी तरह से ठीक हो गए। दुर्भाग्यवश इस व्याधि को महागदों में इसका वर्णन आता है। दुर्भाग्यवश उस व्याधि का उपद्रव भी इस रुग्ण में आ गया। वाम कक्षा में ग्रंथि उत्पन्न हो गई। 2-4 हफ्तों महीने भी दवा देकर देख ली, लेकिन वो उस ग्रंथि पर कोई लाभ नहीं हो रहा था। आधुनिक पद्धति से उसका भी परीक्षण किया गया, वो क्षय ग्रंथि समझ में आ गई, यानी पूरा क्षय जन्य जो आधुनिक टीबी जो निदान होता है उसी के चलते या उस निदान के हिसाब से वो अभी पूरा ठीक नहीं हुआ था। उसके लक्षण सब कम हो गए थे, उसको बहुत अच्छा लगने लगा था, उसने सब अपने व्यवहार पूर्ववत करना शुरू किया था, लेकिन वो इन्फेक्शन जो हम बोलते हैं वो पूरा ठीक नहीं हुआ था। उसका शस्त्र कर्म करके वो ग्रंथि निकालनी पड़ी। ये जो उसका ऑपरेशन हो गया, इसमें जो एंटीबायोटिक्स वगैरह दवाइयां देनी पड़ी, तो फिर से उसको अग्निमांद्य, अरुचि, अम्लता, अम्लपित्त आदि सब लक्षण फिर से होने लगे। फिर से आयुर्वेदिक चिकित्सा करने के लिए वो हमारे पास आ गया। अभी पिछले हफ्ते में ही यानी 22 साल मई महीने में ही उसको ऊपर जो मैंने दवाइयों के कारण हुए जो लक्षण है उनमें कुछ ना कुछ तो लाभ पिछले हफ्ते में हुआ था, और आज वो फिर वापस मेरे पास आकर सर आपकी दवा से अब मुझे ठीक लगने लगा है ऐसे बोलकर गया है। जैसा कि मैंने दीर्घकालीन चिकित्सा वगैरह सब प्रयोग आपके सामने रखे हैं, अब वो रुग्ण ठीक है। अब ये जो औषधियों के रुग्णावस्था के बारे में बहुत सारी चर्चा की हमने, रुग्ण के कुछ तात्कालिक लक्षण उनके बारे में भी विचार किया। अब ये जो अवस्थानुरूप चिकित्सा हमने की, उनमें कौन कौन सी दवाइयां हमने दी, इसका विचार अब हम करेंगे। उसके डोज भी हम देखेंगे। एक 7-8 लक्षणों के बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। द्रवमन में जैसा कि मैंने बोला, तालिसादी, लघु सूचकर, बाल बिल्व, पद्मकाष्ठ, शंख भस्म, ये उसका प्रमाण भी दिया है। 500 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, ऐसे दिन में कितने बार दिया वो भी सामने रखा है। और अनुपान जल, ऐसे अनुपान भी इसको दिया है। दूसरा व्याधि है अर्श। अर्श के बारे में हमने फलत्रिकादि और अविपत्तिकर चूर्ण या फलत्रिकादि और तालिसादी चूर्ण, यदि मल प्रवृत्ति साफ हो तो तालिसादी देते हैं, यदि अवरोधजन्य हो तो अविपत्तिकर देते हैं। और अपान काल में दोनों भोजन से पहले शतावरी, सफेद मुसली, पहाड़ मूल जो गुदशूल हर करके बताया गया है, और सुवर्ण गैरिक, ऐसी दवाइयां यूज करते हैं। वो दिन में कोई कुछ दवाइयां 2 बार है, कुछ दवाइयां 4 बार भी हम दे सकते हैं। और इसके लिए
अपान काल में ये सुबह शाम वाला सा जो लिखा है वो सुबह शाम दिन में 2 बार है, उसके लिए अनुपान गर्म पानी रहता है। लेकिन ये जो भोजन के पहले अपान काल में जो दवाइयां लेनी है उसके लिए घृत और दुग्ध ये अनुपान हम देते हैं। शुष्क काश के बारे में मैंने जैसे बताया, दिन में 4 बार 500 मिलीग्राम मात्रा में सीतोपलादी, यष्टि मधु और पद्मकाष्ठ, ये 3 दवाइयां शुष्क काश के लिए प्रयुक्त की थी। सकफ काश के लिए सीतोपलादी और ज्येष्ठमध के साथ त्रिभुवन कीर्ति, वरांग क्षार और पुष्कर मूल, इन दवाइयों का प्रयोग किया था। ये सकफ काश के लिए और शुष्क काश के लिए सिर्फ सीतोपलादी, यष्टि मधु और पद्मकाष्ठ दिया था। किसी ने अभी प्रश्न भी किया है, पद्मकाष्ठ के बारे में कुछ बताइए, वो बताता हूँ। जो बीच बीच में संधि शूल होता था उसके लिए प्रयुक्त दवाइयां हरड़ू, तालिस आदि, योगराज गुग्गुल है, देवदार एकेरी है, पुनर्नवा एकेरी है। ऐसी 5 दवाइयां मैं प्रयुक्त करता हूं। अनुपान पानी ही रहता है। अम्ल पित्त, बीच बीच में उसको अम्ल पित्त, शिरशूल आदि भी लक्षण होते थे, उसमें प्रयुक्त दवाइयां सुबह शाम फलत्रिकादि, और पित्त ऊपर नहीं आए, अनुलोमन हो जाए, इसके लिए अभिपत्तिकर जैसा चूर्ण, 10 बजे 2 बजे, तालिस आदि, लघु सूत्रशेखर, ज्येष्ठमध। मैं यहाँ बहुत सारा विश्लेषण इसलिए नहीं कर रहा हूं कि यह सब विश्लेषण बहुत बार हमने पहले किया है। अब सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन आपके सामने रख रहा हूं। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड है तो ज्यादा इंटरेस्टेड है, ज्यादा काम करना चाहते हैं तो मेरे पहले सब 20 लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर है, उस पर आप देख सकते हैं। इनका पूरा ब्यौरा उसमें आपको मिल जाएगा। शिरशूल है तो उसमें अम्ल पित्त शिरशूल एकत्रित भी विचार कर सकते हैं, तो उसमें सिर्फ पथ्यादि चूर्ण हम एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। बाकी अम्ल पित्त जैसी चिकित्सा इसमें भी हो सकती है। अब ये व्याधि प्रतिनिधि कुछ दवाइयां जिसका वर्णन अभी तक मैंने ऊपर नहीं किया है, वसंत मिश्रण का किया है, लेकिन ये पिंपल लाक्षा, ये पलंकशा जो बोली है, जो पलाश की स्टेम से आया हुआ निर्यास, पिंपल लाक्षा, ऐसा उसका दातार शास्त्री ने उसको पलंकशा नाम देकर उसका प्रयोग अच्छी तरह से किया है। ज्यादातर फेफड़ों का, यानी जहां फेन सदृश अवस्था शरीर में होती है उसमें इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है, वहां लाभ भी जल्दी मिल जाता है। प्रवाह के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, मंडूर भस्म यानी किट्ट भस्म है। वसंत मिश्रण के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी। और ये संतर्पण अभ्रक, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं और आगे चलते हैं। ग्रंथों ने तो हमें अभ्रक भस्म बनाई है, उसके लिए शोधन प्रक्रिया ऐसी है, मारण प्रक्रिया ऐसी है। मारण करते वक्त आपको या शोधन करते वक्त ये दवाइयां आपको यूज करनी है, ऐसे ग्रंथों ने निर्देश दिए हैं। अभ्रक भस्म का एक अच्छा और अलग सा गुण ऐसा है, जो समयोगवाही करके हम जैसा बोलते हैं वैसा ही अभ्रक को जैसा शोधन किया, अभ्रक का जिस भावना द्रव्यों से भावना देकर उसका मारण किया, उसी द्रव्यों का, उसी भावना द्रव्यों का शोधन प्रक्रिया का उपयोग हमें उस अभ्रक के प्रयोग से मिल जाता है। ग्रंथों में तो बहुत सारे दवाइयां दी है, उसमें कुछ संतर्पण करने वाली है, कुछ अपतर्पण करने वाली है, कुछ क्षरण करने वाली है। तो दातार शास्त्री ने एक अलग विचार हमारे सामने रखा था कि यदि एक
तुलसी है, जो हम त्रिभुवन कीर्ति में भी उसकी भावना देते हैं, और कंदर्प रस है, यानी तुलसी वाली पाचन करने वाली है और कंदर्प रस रसायन करने वाला है। पहले तुलसी की भावना दी, बाद में कंदर्प की भावना दी। ऐसे यदि हमने किया तो अभ्रक भस्म में या अभ्रक में पहले हम पाचन द्रव्यों से भावित करेंगे, उसके बाद संतर्पण करने वाले यानी क्षरण करने वाले और संतर्पण करने वाले, ऐसे दो द्रव्यों से एक ही अभ्रक को यदि हमने भावित किया तो उसका कौन सा भी गुण वृद्धिंगत नहीं होगा, वो क्षरण भी नहीं कर पाएगा, वो रसायन कार्य या रसायन कार्य भी नहीं कर पाएगा। इसके लिए जो आयुर्वेद प्रकाश ग्रंथ में अभ्रक भस्म के शोधन और मारण के प्रकार के लिए जो विविध औषधियां बनाई हैं, उसमें से 3 प्रकार के दातार शास्त्री ने हमारे सामने रखे हैं। जो संतर्पण करने वाले हैं वही एक भाग में एक तरफ आ जाए, जो अपतर्पण करने वाले हैं वो बीच में रह जाए, और जो क्षरण करने वाला है यानी टंकण, ये बहुत सारा ज्यादा क्षरण करता है, तो टंकण मारित अभ्रक, एक अपतर्पण जन्य करने वाले दवाइयों से शोधन मारण किया हुआ अपतर्पण करने वाला अभ्रक, और संतर्पण करने वाले द्रव्यों से शोधन मारण किया हुआ संतर्पण करने वाला अभ्रक, और तीसरा जो मैंने अभी बोला कि टंकण मारित यानी तीव्र क्षरण करने वाला अभ्रक। ऐसे 3 प्रकार से हम अभ्रक भस्म की निर्मित करते हैं। संयोग वही जो शब्द मैंने पहले बोला वो वैसे उससे भी ज्यादा ये पूरे शरीर में उपयुक्त होने वाली अभ्रक भस्म ये दवा है। लेकिन जैसे ये विचार मैंने आपके सामने रखा कि जो संतर्पण करता है तो उसे संतर्पण जन्य द्रव्यों से ही या कहा अपतर्पण करना है। प्रमेय है जैसे व्याधि में हमें अपतर्पण करना होता है, तो उसमें अपतर्पण जन्य और वहां अभ्रक भस्म हमें देना है, तो अपतर्पण जन्य दवाइयों से बना हुआ अभ्रक भस्म हम प्रमेय जैसे व्याधि में प्रयोग करेंगे। राज लक्ष्मा जैसे व्याधि में हम संतर्पण जन्य अभ्रक का प्रयोग करेंगे। प्रोस्टेट है, कुछ लंग्स फाइब्रॉइड होते हैं, कोरोना के बाद बहुत सारा प्रयोग या टंकण मारित अभ्रक का भस्म का मैंने किया है। ऐसे जहां तीव्र क्षरण अपेक्षित है उसमें ये तीसरा यानी टंकण मारित अभ्रक भस्म का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब मुझे लगता है राजलक्ष्मा के बारे में हमने बहुत सारी चर्चा की है। अगले महीने का लेक्चर वैसे तो 9 बजे हम शुरू करने वाले थे, लेकिन 9:05 पर हमने शुरुआत की है। अभी 10:15 बज चुके हैं। कुछ प्रश्नों के लिए 5-10 मिनट का हम समय रखते हैं, और ये राजलक्ष्मा वाला जो विषय था उसके ऊपर जो देनी आवश्यक थी और मुझे समझ में आ गई थी वो बातें मैंने आपके सामने रखी है। बहुत अधूरा लेक्चर है ऐसे आपको लगेगा, क्योंकि टीबी का मैंने कुछ भी वर्णन इसमें नहीं किया है। हमारी तरफ से जो भी राजलक्ष्मा करके बोला गया है उसी के बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, तो हम राजलक्ष्मा का विषय यहाँ समाप्त करते हैं। अगला यानी जुलाई महीने का लेक्चर 26 तारीख को 21वां लेक्चर होगा। उसमें एक पांचभौतिक सिद्धांत के ऊपर चर्चा होगी, एक रुग्ण पत्रक सादरीकरण होगा। उस रुग्ण के लिए जो भी दवाइयां हम प्रयुक्त करेंगे उस दवाइयों के बारे में चर्चा होगी, और उसके बाद उनमें से ही एक कल्प या दवाइयां का निर्माण विधि के बारे में हम उसमें चर्चा करेंगे। अब हम यदि आपको मेरे पहले सब लेक्चर्स देखने हैं तो YouTube चैनल गुरु वचन वैद्य मल्हार जोशी ऐसा भी आप सर्च कर सकते हैं, या सिर्फ वैद्य मल्हार जोशी ऐसा भी आप सर्च कर सकते हैं।
अभी तक उसके ऊपर 22 या 23 लेक्चर्स है। पहले 1-2 लेक्चर्स अलग, वो भी इसके ऊपर हमने दिए हैं, और ये तो 20 लेक्चर्स पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल पर है। धन्यवाद। यहाँ मैं मेरा प्रेजेंटेशन पहले बंद कर देता हूँ और बाद में हम सामने चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न हो तो उसका भी हम विस्तृत चर्चा उसके ऊपर करेंगे। स्टॉप शेयरिंग कैसा करना है विलोक जी? ठीक है, हम बातें करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो 2-4 मिनट में हम चर्चा करके आज का सेशन कंक्लूड कर देंगे। सर ग्रुप पर एक प्रश्न आया है। हाँ, अम्लपित्त जैसे व्याधि के साथ पेशेंट में अतिसार, आईबीएस ऐसे कंडीशन है हाँ, तो अविपत्तिकर जैसी कल्प उपयोग करना उचित है, ऐसा प्रश्न है। वहां कौन से द्रव्यों का उपयोग करे जो पित्त का शमन भी करे और अतिसार जैसे कंडीशन में भी काम करे? हाँ, अच्छा प्रश्न है शायद, लेकिन मैंने बोलते बोलते उसका वर्णन भी किया था कि अविपत्तिकर या तालिसादी, ऐसे 2 द्रव्य मैंने बताए थे। यदि द्रवमल हो और पित्त हो तो तालिसादी का प्रयोग हम कर सकते हैं। ऊर्ध्वक अधक दोनों में उसका लाभ होता दिखाई देता है। उनके साथ ये लघु सूचकर, शंखभस्म आदि दवाइयां हम प्रयुक्त कर सकते हैं। एक बार तो मैंने, आप शायद इसी ग्रुप पर चर्चा भी करते वक्त, फलत्रिकादि का भी प्रयोग हम द्रवमल में भी कर सकते हैं, ऐसा विचार आपके सामने रखा था। फलत्रिकादि वैसे भी गुग्गुल है, द्रवमल करने में भी उसके प्रयोग से द्रवमल भी हो सकता है, या जहां पेट साफ नहीं होता, मलावरोध होता है, उसमें हम फलत्रिकादि गुग्गुल का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारी जो यकृत शोधन, ये जो संकल्पना है, उसी के चलते द्रवमल भी हो या वमन भी हो, बहुत ज्यादा बार होता रहा हो, फिर भी यदि यकृत पीड़नासत्व हमें दिखाई दिया या यकृत विकृति के लक्षण बाकी शरीर में दिखाई दिए तो हम फलत्रिकादि का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके कारण द्रवमल भी कम होते दिखाई देते हैं। ठीक है। दूसरा एक कोई सवाल आ रहा है, केस ऑफ मेल वर्किंग इन स्टोन फैक्ट्री, प्रतिशय विथ नेजल ब्लीडिंग गेट्स रिलीफ फ्रॉम पद्मक, ओके ओके, बट रिटर्न्स रिकर्स अगेन, प्लीज गाइड। आप अनम्यूट होकर बात कर सकती है क्या? कौन आई है? यस सर। सर नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार। सर भावना, डॉक्टर भावना। हाँ, यस सर। भावना जी ना? हाँ सर वो स्टोन फैक्ट्री में काम करता है, उसको चेस्ट पेन होता था और पहले प्रतिशय होके फिर नेजल ब्लीडिंग होता है, तो ईसीजी और एक्सरे चेस्ट एकदम नॉर्मल है उसका। नहीं नहीं, आपने पद्मकाष्ठ ही दिया है या पद्मक यानी कमल का दिया है? पद्मकाष्ठ, वासा गैरिक,
और पित्तहर हाँ। जो भी औषध थी उशीर वाड़ा ये सब देने के बाद तो कम होता है, फिर से वो हम्म, हफ्ते 10 दिन के बाद फिर से बताता है सर। इसको वहां पे शतक्षीण बोला जाता बोलिए बोलिए। है। हाँ सर, ये शतक्षीण का पेशेंट क्योंकि उसको वजन उठाना पड़ता है, हाँ। मतलब राइट चेस्ट में पेन होता है उसको सर। हम्म किसी आधुनिक परीक्षण से उसको नासा का परीक्षण आपने किया करवा लिया है? हाँ सर, वो सब उसका नॉर्मल है सर। नॉर्मल है सर ना? यानी ऊर्ध्वक रक्तपित्त जैसी चिकित्सा हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। ये सर। हाँ, ऊर्ध्वक रक्तपित्त यहाँ देखना पड़ेगा, क्यों रक्तवाहिनी बस्ट हो रही है और क्यों रक्त निकल रहा है। वो सब गाइडेंस आपको रक्तपित्त में मैंने जो दिया है, रक्तपित्त का बहुत बड़ा, शायद 2 लेक्चर्स है रक्तपित्त के भी, 3 लेक्चर है शायद, उसमें औषधि का कार्मुकत्व भी मैंने सब बताया है, उसमें आपको इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, नमस्कार सर। हाँ। सर, इफ यू हैव नाम नाम आपने जो केस डाली थी सर, जहाँ हाँ पे कंप्लेंट्स 2012 से लेके एंड इट हाँ एग्रीवेटेड फ्रॉम 2018, उसके बाद या जब भी उनको डायग्नोज हुआ कि कॉक्स है, उनको हम्म, मॉडर्न मेडिसिन भी दिया गया है। तो सर दिया ऐसे गया। नहीं लगता है कि अपना जो मेडिसिन है उसको असर आने के लिए वो मेडिसिन भी तो उनका असर छोड़ते होंगे, बिकॉज ऑल आर हिपेटोटॉक्सिक। तो या उसमें हमको कुछ आपको परिवर्तन करना पड़ा उसके कारण सर? नहीं नहीं, परिवर्तन करने की बात 2 तरीके से हो सकती है। सबसे पहले तो या फिर मैं ये ये पूछूं कि कहाँ हमको और सतर्क रहना पड़ता है कि इंटरैक्शंस और रिजल्ट में कहाँ हमको और ध्यान देना उधर, पड़ता नहीं नहीं, उधर परीक्षण पर ध्यान देकर ही रुग्णों की चिकित्सा करनी चाहिए। जब भी पेशेंट आएगा तभी उसको खाली पेट बुलाकर सुबह ही चेक करके उसका जरूरत पड़ने पर ये सब करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि हमने सुवर्ण कल्प प्रयोग करना शुरू किया तो बहुत सारे एलोपैथिक ड्रग्स का भी जो साइड इफेक्ट्स रहते हैं वो थोड़े कम रहते दिखाई देते हैं। मैं डायरेक्टली ऐसा कोई क्लेम नहीं करूंगा, ये दवाई से उसमें जो दवाइयां रहती है उसका साइड इफेक्ट कम होता है, ऐसी बात मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, उतना डाटा मेरे पास नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे समझ में आ गया है कि हमने यदि कोई सुवर्णकल्प प्रयुक्त किया तो जो ग्रंथों में यानी नेट पर यानी एलोपैथी ग्रंथों में जो भी उसके साइड इफेक्ट दिखाई लिख कर दिए हैं वो थोड़े कम रहते हैं ऐसे पेशेंट में। और एक बार हमने अग्निमांद्यजन्य संप्राप्ति का भेद अच्छी तरह से करना शुरू किया तो वो दवाइयां भी अच्छी तरह से हजम होनी या उसको रेजिस्टेंट नहीं होना, ये सब अच्छी तरह से होता दिखाई देता है, ठीक है। है? जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, मुझे लगता है समय बहुत हो गया है। यदि किसी को कोई प्रश्न करना है तो मेरे व्हाट्सएप पर आप बातें करेंगे हम। निशात। आज का पुष्प जो राजयक्ष्मा चिकित्सा पर आधारित था, उसमें जो भी अगर कुछ सवाल है तो सर से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर जो बहुमूल्य विचारों से बहुत भरा हुआ था, इसके लिए हम मल्हार जोशी सर का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आज का लेक्चर खत्म हुआ ऐसा हम डिक्लेयर करेंगे।